तो नया चैप्टर चालू कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्टिंग में जैसा देखे रहोगे पीछे के चैप्टरों में एक दूसरे चैप्टर से कोई बहुत ज्यादा लिंकेज नहीं होता, एक आध परसेंट का कहीं कुछ होता है तो होता है ना। हर चैप्टर अपने आप में क्या है, यूनिक है, अलग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में अलग बात होती है, कॉन्टेक्ट में अलग बातें हो रही थी, प्रोसेस में अलग बातें हो रही थी, और एक दूसरे से कुछ भी इतना लिंकेज वाली कोई काम नहीं लगता। ठीक है, तो बिल्कुल अलग से चैप्टर है। तो देखो बेटा, मार्जिनल किसको बोलते हैं? मार्जिनल का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। जैसे इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉस्ट होती दो तरीके की, एक होती थी फिक्स कॉस्ट, एक होती थी वेरिएबल कॉस्ट। क्या होती थी वेरिएबल कॉस्ट और क्या होती थी फिक्स कॉस्ट? हल्का सा कोई बताएगा? ठीक है, और कुछ? करेक्ट। तो लेवल ऑफ आउटपुट, यानी आउटपुट कम करें ज्यादा करें और उस कॉस्ट पे असर आ जाए, ऐसे को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। 10 समोसे बनाए तो खर्चा अलग आए, 15 बनाए तो अलग आए, 2 बनाए तो अलग आए। ऐसे कॉस्ट जो लग रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट जिसका आउटपुट के चेंज होने पे उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होता, किसी और वजह से बदल सकती है। हमें नहीं कहा कि फिक्स कॉस्ट कभी बदलती नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। आजीवन थोड़ी ना सेम रहेगी। समझो, जैसे रेंट ही है तो रेंट नॉर्मली फिक्स रहता है, चाहे 4 बच्चे पढ़े तो भी उतना किराया देना है, 40 पढ़ेंगे तो भी उतना किराया देना है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि आजीवन किराया फिक्स रहेगा। तो प्राइस बढ़ जाएंगे मार्केट में, उसकी वजह से चेंज हो जाएगा। आउटपुट की वजह से नहीं चेंज होती है फिक्स कॉस्ट, कोई और रीजन हो सकता है। समझ लो, इसलिए कहा जाता है कि बाकी फैक्टर क्या हो, रिमेनिंग कांस्टेंट, तो प्रोडक्शन के लेवल बढ़ने घटने से फिक्स कॉस्ट पे असर नहीं होता। तो आई थिंक समझ गए होंगे क्या होती है फिक्स कॉस्ट, क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट। वैसे सवाल में दे रखा होता है, फिर भी अपने को पता तो होना चाहिए क्या वेरिएबल कॉस्ट होती है, क्या फिक्स कॉस्ट होती है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्ट हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को ही मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो पहली लाइन यही लिख लो, वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो known as मार्जिनल कॉस्ट। तो सवाल में जहां कहीं भी मार्जिनल कॉस्ट बोले समझ जाना वो वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट को ही हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो एक बात ये समझ में आ गई कि वेरिएबल कॉस्ट का ही दूसरा नाम है मार्जिनल कॉस्ट। अब बहुत ही ध्यान से बात को समझना, फिर लिख लेना आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। सबसे पहले लिखा जाता है सेल्स। सेल्स में अगर हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो जो चीज आती है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया जाए तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। इस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। इसमें हम लोग सेल में से पहले वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो फिर आता है हमारा कंट्रीब्यूशन, और उसमें से फिक्स कॉस्ट घटाते हैं तो क्या आता है? प्रॉफिट। ठीक है, अभी कंट्रीब्यूशन क्या होता है थोड़ा सा समझना है। ठीक है, सपोज कर लिया आपने कोई दुकान खोली, ठीक है, आपने क्या कोई कोई शॉप खोली, तो पहले जो शॉप कीपर रहता है वो अपनी फिक्स कॉस्ट की रिकवरी के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि दुकान खोलनी है थोड़ी बहुत तो फिक्स कैपिटल आपको लगानी पड़ेगी। जैसे हम लोगों ने कोचिंग खोला तो भैया एसी लगवाया, अभी सर्विस हो रहा, भी लग जाएगा वापस, ठीक है। तो एसी लगवाया, प्रोजेक्टर लिया, कंप्यूटर सिस्टम, पंखे सब लगाए, फिक्स कॉस्ट, फर्नीचर वर्नीचर बनाया, तो ये तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ये तो आपको व्यापार खोलने से पहले सोच लेना था कि भाई खोलना है तो लगाना है, नहीं खोलना तो नहीं लगाना। इसके बाद चालू होती है असली गणित। ठीक है, तो पहले जो रिकवरी करी जाती है अपने प्रोडक्ट से वो करी जाती है वेरिएबल कॉस्ट की। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लें दूसरा वाला तो ज्यादा मजा आएगा, समोसे वाला एग्जांपल। तो समोसे की दुकान वाला पहले प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता है। पहले जब समोसे की नई नई दुकान खोलता है तो कहता है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी अगर निकल आ रही है तो अभी गाड़ी सही चल रही। मान लो एक समोसा बनाने में 10 रुपए का बिकता है, सपोज कर लेते हैं कि उसमें 4 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आती है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है उस प्रोडक्ट पे जो लग रहा हो। जैसे समोसे की वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ जाएगा? जो मैदा लग रहा है, जो तेल लग रहा है, जो आलू लग रहा है, जो मसाला लग रहा है, कि एक समोसा एक्स्ट्रा बनाए तो यही कॉस्ट बढ़ेगी। दुकान का क्या किराया बढ़ेगा? नहीं। जिसको आप सैलरी पे रखे होगे
वो चाहे दिन भर में 4 घान समोसे निकाले, चाहे 15 निकाले, वो सुबह अपने टाइम पे आएगा 9 बजे, शाम को 6 बजे जाएगा। जितने भी काम करवाना उससे करवाओ, समझ लो। तो उसकी सैलरी जो पे कर रहे हो वो क्या है, आपकी फिक्स कॉस्ट है। तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। तो इन सब खर्चों को जोड़ के दुकान का बिजली का बिल, समझ लो, और जो खर्चे हैं इन सबको हटा दिया, केवल वेरिएबल कॉस्ट पकड़े तो वही तेल आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट में, मैदा आ रहा है, आलू आ रहा है, थोड़े बहुत जो मसाले उसमें लग रहे हैं, धनिया वनिया वो सब लग रहे हैं। अब इन सबको मिला के मान लेते हैं एक समोसे पे वेरिएबल कॉस्ट आ रही 4 रुपए की। तो दुकानदार सोचता है कि पहले मैं 5-6 में समोसा बेचूं। अगर वो 6 बेचना चालू करता है तो उसके कॉम्पिटिटर बेच रहे होंगे 8-10 में, और तुम कितने में बेच रहे हो। तो इसका मतलब शुरुआत में दुकानदारी होना आपकी चालू होगी। दुकानदारी होना चालू होगी तो आपके पास हर समोसे से 6 रुपए आएंगे, लेकिन हर एक्स्ट्रा समोसा बनाने में आपकी 4 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लग रही है। तो 4 रुपए तो डायरेक्ट कॉस्ट लग गई, क्योंकि एक समोसा बिकेगा तो 4 रुपए का उसमें आलू मैदा तो लग ही रहा है। आपको कितने पैसे बचेंगे, 2 रुपए प्रॉफिट नहीं होता, उस 2 रुपए को कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जब आप रेवेन्यू यानी सेल में से सिर्फ एक खर्चा माइनस करते हो, कौन सा, वेरिएबल कॉस्ट, तो 2 रुपए क्या होता, कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ड पहली बार सुन रहे हो। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते थे भैया कॉन्ट्री करो, कॉन्ट्री करो। कॉन्ट्री करने का मतलब क्या है कि मान लो हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं 4 लोग, तो सब लोग कहते हैं भाई थोड़ा थोड़ा पैसा सब लोग मिलाओ, एक कार बुक करते हैं, आराम से घूमने चलते हैं, होटल वोटल में रुका जाएगा, खाया पिया जाएगा, घूम टहल के वापस आ जाएंगे। और जो भी खर्चा लगेगा उसी फंड में से सबका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग सबको वापस कर देंगे। जिसमें हम लोग दोस्त लोग जाते हैं तो सबसे कहते हैं 20-20 हज़ार दो। तो मान लो 5-7-8 लोग जा रहे हैं तो 2 कार बुक कर ली गई। अब सबसे 20-20 हज़ार कलेक्ट करके हम ही मैनेज करते हैं, पैसा हम ही रखते हैं अपने पास। तो अपना बैग लेके जाते हैं ये पर्सनल वाला, उसी में रख लेते हैं सारा पैसा। अब हो गया 1,60,000। ठीक है, अब उस 1,60,000 से क्या होगा, उसी से जब भी खर्चा होगा कोई अपनी वॉलेट नहीं खोलेगा, उसी बैग से पेमेंट जाएगा, चाहे 1 रुपए का जाए, चाहे 10 रुपए का जाए, चाहे 50,000 का बिल बने, जो कॉमन खर्चे होंगे। अब वहां घूमने गए, किसी को घड़ी पसंद आ गई तो सब लोग तो नहीं ले रहे हैं, वो ले रहा है अपनी पॉकेट से खरीदे। जो कॉमन एक्सपेंडिचर है हम लोग के वो उस पॉकेट से चलते रहते हैं। रिमेनिंग अमाउंट कम पड़ जाता तो फिर सब लोग कंट्रीब्यूट करते 2-2, 4-4 हज़ार रुपए, और अगर बच गया तो आखिरी में सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कॉन्ट्रीब्यूट करो किसी काम को। तो वही वर्ड यहाँ है। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 2 रुपए का निकल रहा पर समोसा, वो क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो 2 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है हमारी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में। मान लो समोसे की दुकान वाले का दुकान का रेंट, प्लस जो उसके यहाँ 2 कारीगर काम कर रहे हैं, बिजली का बिल, जो भी फिक्स नेचर के खर्चे हैं, लेट से मान लेते हैं 1,00,000 रुपए महीने के हैं। ठीक है, तो हर समोसे से उसको 2 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। तो बताओ कितने समोसे बेचने के बाद उसकी फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो गई होगी। एक समोसे से 2 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, और 1,00,000 की उसकी फिक्स कॉस्ट है। तो 1,00,000 का वो जो गुल्लक है फिक्स कॉस्ट वाला, भरने में कितने समोसे बेचने पड़ेंगे, 50,000। 1,00,000 रिकवर करना है और एक समोसे से 2 रुपए रिकवरी निकल रही है। तो 50,000 समोसे बेचने के बाद क्या होगा, उसकी फिक्स कॉस्ट भी महीने भर की रिकवर हो गई। इसके बाद जो एक अगला समोसा बिकेगा 50,000, एकवां समोसा, 50,000 के बाद वाला जो एक समोसा हुआ, उससे जो 2 रुपए आएंगे वो सीधा कंट्रीब्यूट करेगा प्रॉफिट को। तो पहले कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे छत पे होती है ना 2 टंकी लगी, समझ, हमारे पड़ोसी के घर में 2 टंकी लगी, तो एक दूसरे से कनेक्ट कर दी इसे, एक में आता है पानी भर जाता है तो उसी पाइप लगा दी, सब दूसरी टंकी में भर जाता है। तो सेम काम कंट्रीब्यूशन का है। पहले कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स कॉस्ट की टंकी को भरता है, तो जब वो टंकी फुल हो जाती है, बगल वाली टंकी लगी प्रॉफिट वाली, फिर वहां जाने लगता है। तो कंट्रीब्यूशन 2 चीजों को कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए इसका पूरा टेक्निकल नाम अगर समझें तो इसका नाम होता है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो पहले कंट्रीब्यूट करता है किसको, फिक्स कॉस्ट को, और उसके बाद किसको कंट्रीब्यूट करता है, जो आपने 50,000 समोसे निकाले थे जहां पे आपकी फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो गई थी, इसी 50,000 समोसे को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। कि 50,000 समोसे में आप समझो तो 50,000 समोसे इंटू 6 रुपए, आपके पास कितना पैसा आया, 3,00,000 रुपए, समझ लो ना, 3,00,000 रुपए आए। और 50,000 इंटू 4 रुपए तो आपकी 2,00,000 की वेरिएबल कॉस्ट लग गई, और 1,00,000 की क्या लग गई, तो प्रॉफिट आपका क्या हो गया, निल। और जिस स्टेज पे प्रॉफिट आपका 0 हो जाए, ना प्लस में ना माइनस में, उसी स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला तुम्हें अपने आप आ गया है। देखो कैसे तुमने 50,000 निकाले थे, क्या गणित लगाई थी, ऊपर लिखा था 1,00,000, और 1,00,000 क्या था,
फिक्स कॉस्ट, और नीचे लिखा था 2 रुपए। 2 रुपए क्या था? कंट्रीब्यूशन पर समोसा यानी कि पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट का यही फॉर्मूला है, ब्रेक इवन पॉइंट का यही फॉर्मूला है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, लेकिन एक फॉर्मूला तुम्हें आ गया बातों बातों करने में। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब सीख गए, ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला भी धीमे से आपको आ चुका है। आगे पढ़ते हैं। अब इसी कंट्रीब्यूशन को अगर परसेंटेज में लेके चले जाएं, देखो इधर 6 रुपए का समोसा बेचते हो, इसमें 4 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट निकल रही थी और 2 रुपए का क्या निकल रहा था? कंट्रीब्यूशन। तो इस कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज निकाल लो कि 2 रुपए कंट्रीब्यूशन मिलता है 6 रुपए का समोसा बेचने में, इंटू 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा कि हर 6 रुपए में 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन आता। कितना परसेंट आ रहा? 33.333%। इसको बोलते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन रेशियो। क्या बोलते हैं? या फिर इसका दूसरा नाम है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो। इस नाम से ज्यादा फेमस है, घरेलू नाम है इसका, ठीक है, तो इस नाम से ज्यादा फेमस है। इसको क्या बोलते हैं? पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो कुछ है नहीं, कंट्रीब्यूशन का ही रेशियो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीवी रेशियो। और इसका रेशियो अगर निकाल लें कि 6 रुपए में 4 रुपए की क्या लग रही है? वेरिएबल कॉस्ट, इंटू 100 कर लो, इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। क्या बोलते हैं? और इन दोनों का सम हमेशा 100% आएगा। यही तो जादू है, उसी के 2 पार्ट हुए थे, ठीक है। तो एक चीज और समझ गए, इस चैप्टर की खास बात है कि जितने भी इस चैप्टर में रेशियो निकाले जाएंगे, बहुत सारे रेशियो निकाले जाएंगे। एक हो गया वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, एक हो गया पीवी रेशियो, एक हो गया ब्रेक इवन पॉइंट का रेशियो, एक हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो, कुछ और रेशियो भी निकाले जाएंगे। 6-7 रेशियो हम लोग को पढ़ रहे हैं। उसकी एक कॉमन फैक्टर है, नीचे हमेशा सेल आएगा। मतलब ये सारे रेशियो किस पे निकाले जाते हैं? इसलिए इस पे भी देखो नीचे क्या लिखा था? सेल। इस पे भी नीचे क्या लिखा था? और ऊपर का भी कॉमन फैक्टर है, जिसका रेशियो निकालना वो सामान ऊपर लिख लो। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन गया? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। कंट्रीब्यूशन का रेशियो निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन गया? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू, समझ लो, टोटल कॉस्ट का अगर निकालना है परसेंटेज तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल इनटू। ब्रेक इवन का परसेंटेज निकालना तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज निकालना, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय सेल इनटू। तो जितने भी इस चैप्टर में रेशियो निकलेंगे उनमें डिवाइड में हमेशा क्या रहेगा? सेल। यहां तक की बातें समझ में आ गई? तो ये जो हमने बताया है इसको एक एग्जाम्पल बना के बगल में लिखवा देते हैं, तो ये भी तो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगी, फिर आगे चीजें चलेंगी हम लोग की। तो यानी अगर किसी चीज का हमारा सेलिंग प्राइस, लेट से, थोड़ा एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं, मान लो 10 रुपए है, और इस 10 रुपए में वेरिएबल कॉस्ट लेट से 6 रुपए की आती है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितने का आता है? 4 रुपए का। इसका परसेंटेज निकाल लो, तो 6 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगती है 10 रुपए में, इंटू 100, तो ये आएगा 60%। इसका अगर परसेंटेज निकाले तो 4 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है 10 रुपए पे, तो ये हो गया आपका कितना? 40%। इस परसेंटेज को बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो यानी पीवी रेशियो, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? वीसी रेशियो यानी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। और इन दोनों का परसेंटेज क्या होगा? ऑलवेज 100%। तो वीसी रेशियो प्लस पीवी रेशियो, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो हमेशा 100% होगा। क्योंकि देखो सवाल लगाने में भी कुछ फॉर्मूले आएंगे, पता का किसी फॉर्मूले में आ रहा पीवी रेशियो, सवाल तुमको पीवी नहीं देगा, पकड़ा देगा वीसी। जब तुम्हें जरूरत होगी वीसी रेशियो, पकड़ा देगा पीवी रेशियो। तो आप इंटरचेंज कर पाओगे इस फॉर्मूले की मदद से। यहां तक की बात समझ में आती है? चलो इतना छाप लो पहले, इतना नोट कर लो फटाफट, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
हाँ बेटा लिख पाए। हटा दिया जाए बेटा, हो गया यहाँ तक। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इस वाले में देखो कभी कभी क्या होगा कि इसमें देखो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ऐसे जब नीचे से ऊपर चलते हैं तो प्रॉफिट में अगर फिक्स कॉस्ट जोड़ लें तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ऐसे एग्जांपल से देख सकते हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं एग्जांपल को। मान लीजिए सपोज कर लिए 10 रुपये है या 1 लाख रुपए है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो बनाया जाता है ये हमेशा टोटल फॉर्मेट में बनाया जाएगा, टोटल वाइज। क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी भी पर यूनिट लेके नहीं चलते हैं हम लोग, हमेशा क्या लेके चलते हैं, टोटल फॉर्म में। और अगर पर यूनिट आपको कैलकुलेट करना है तो सिर्फ यहीं तक का कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाता है सेलिंग प्राइस मतलब पर यूनिट प्राइस, ये हो जाती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1 यूनिट का। इसके आगे का पर यूनिट नहीं बनाया जाता क्योंकि फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट हम लोग लेके नहीं चलते हैं। अब लेट्स से मान लीजिए आपका सेल्स आपकी 1 लाख की हो, आपकी वेरिएबल कॉस्ट 40,000 की हो, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, और फिक्स कॉस्ट मान लो 25,000 की है तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 35,000। तो कंट्रीब्यूशन निकालना है तो उसके दो फॉर्मूले हो गए। एक हो गया कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल भाषा में एस लिखते हैं, वी लिखते हैं, सी लिखते हैं, एफ लिखते हैं, पी लिखते हैं। तो यानी कि अगर सी निकालना है तो एक फॉर्मूला हो गया एस माइनस वी, और एक सी निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दो तब भी तो सी आ जाएगा। तो एक सी का फॉर्मूला बन गया क्या, एफ प्लस पी या पी प्लस एफ। तो ये भी अगर बराबर है इसके और ये भी बराबर है तो इन दोनों को इक्वेट करके नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इससे एक मास्टर फॉर्मूला बन गया, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इस फॉर्मूले का यूज होगा इन चारों में कोई अगर 3 आइटम पता होंगे, एक आइटम नहीं पता होगा, तो इस फॉर्मूले में डाल के हम लोग निकाल पाएंगे। अब इधर देखो एक और एग्जांपल समझो मेरा, इधर देखो बेटा इधर। अगर मान लो मुझे ये ना पता हो, ये 4 रुपए ना पता होते, लेट से थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं, मान लो ये ना पता होते, लेकिन अगर ये पता हो, ये पता हो, तो वापस 4 रुपए नहीं निकाल सकते। क्या करोगे आप, 10 रुपए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 40% से, तो क्या निकल जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। 10 रुपए क्या है, सेलिंग प्राइस, 40 पैसे क्या है, पीवी रेशियो। तो कॉन्ट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला बन गया, सेल इंटू पीवी रेशियो। क्या बन गया, सेल इंटू पीवी रेशियो। तो कंट्रीब्यूशन का एक और लेटेस्ट फॉर्मूला बन गया है, सेल इंटू पीवी रेशियो। तो अगर ये भी कंट्रीब्यूशन के बराबर है तो हम इसको और इसको भी इक्वेट करके लिख सकते हैं, भाई ये भी कंट्रीब्यूशन के बराबर और ये भी कंट्रीब्यूशन के। तो एक और मास्टर फॉर्मूला बन गया, सेल इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। कैसे इसका जन्म हुआ वो करके दिखाया गया है आपका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। इसका असली यूज जानते हो कब होता है, पता का सवाल में फिक्स कॉस्ट नहीं था, मतलब फॉर्मूला तो ये है लेकिन फिक्स कॉस्ट या प्रॉफिट निकालने के काम में बहुत यूज होता है। जैसे मान लो किसी सवाल में फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो इससे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लिए फिक्स कॉस्ट अगर निकालनी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये प्रॉफिट इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इससे फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बन गया, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। किसी सवाल में मान लो प्रॉफिट निकालना हो तो इसी फॉर्मूले से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। बहुत बढ़िया। तो ये दो रेड कलर के फॉर्मूले लिखे हैं, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं, जो इसी फॉर्मूले से निकल के आते हैं।
फिक्स कॉस्ट को हम लोग टोटल वाइज लेते हैं तो लिखते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। तो ये दो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूजफुल आएंगे चैप्टर के अंदर, तो इनको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं चैप्टर के अंदर। जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके होंगे उन लोगों ने इस चैप्टर को हल्का हल्का पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में। कितने लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है? 7-8 लोग पास है ग्रेजुएशन, तो पढ़ा होगा ऐसा हल्का फुल्का, याद नहीं वो अलग की बात है। ठीक है, एक होता है कि पढ़ा ही नहीं, और एक है पढ़ा था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, दो अलग अलग बातें होती हैं। तो कुछ लोग ने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा, कुछ लोग ने पढ़ा ही नहीं था, छोड़ ही दिया था, थ्योरी लिख के पास हो गए बीकॉम में। कुछ लोग ने पढ़ा था, हल्का हल्का याद आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, अपना तो काम ही है पूरा याद दिलाना, तो जो भी नहीं पढ़ा उसको पूरा पढ़ाना। हाँ बेटा, यहाँ तक नोट हो जाए तो बताना। हाँ बेटा, हो गया नोट, आगे बताया जाए। अब इस चैप्टर में सवाल कैसे कैसे रहते हैं एक बार झलक दिखा देते हैं, तो आपको फिर आइडिया लग जाएगा, उसी फ्लो में फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे। पता लगा एक सवाल देगा और उसी में बच्चे की जान निकाल लेगा, 6-7 आइटम पूछ लेता है। तो इस चैप्टर का पहला सवाल लगाने के लिए जब तक इतने टॉपिक नहीं पढ़ लेगा तब तक आदमी सवाल शुरू नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए कंट्रीब्यूशन निकालना आपको आ गया, जैसे चिंदी सवाल होते हैं बीकॉम में, खाली कंट्रीब्यूशन निकालो, बच्चा निकाल रहा होता है आराम आराम से। तो यहाँ वैसा नहीं होंगे, यहाँ एक ही सवाल में कहेगा कंट्रीब्यूशन भी निकालो, पीवी रेशियो भी निकालो, वेरिएबल कॉस्ट भी निकालो, ये भी निकालो, वो भी निकालो, सब निकलवा देगा एक ही सवाल के अंदर। ठीक है, तो जब तक इस चैप्टर के मेजर मेजर टॉपिक कवर नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग सवाल में नहीं चल पाएंगे, ये कहना चाह रहे थे। चढ़ दो इस पे आराम से। अब यहाँ तक नोट हो गया, आगे बताया जाए। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है पीवी रेशियो कैलकुलेट करने का। अब कहोगे सर पीवी रेशियो तो सीख लिया, क्या फॉर्मूला था पीवी रेशियो का? कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला है केवल, ऐसे पीवी रेशियो के 4 और फॉर्मूले होते हैं, कब कौन सा अप्लाई होगा कहाँ पता है, तो धीमे धीमे सीखना पड़ेगा सारे काम। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लोड दे रहे हैं, धीमे धीमे समझना, ज़्यादा टेंशन नहीं पालो। तो अब हेडिंग डाल दो बेटा पीवी रेशियो, या ऐसे हेडिंग डालना, इसका पूरा नाम होता है प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको हम लोग क्या, पीवी रेशियो। इसका एक दूसरा नाम भी होता है बड़ा खतरनाक सा, जिसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, शॉर्टकट में सी एस रेशियो।
प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो या फिर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, सेल्स सेल्स लिख दिया मैंने, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। तो पीवी रेशियो का जो पहला फॉर्मूला है वो आपने सीख लिया ऑलरेडी। क्या था फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100। सी मतलब कंट्रीब्यूशन, एस मतलब सेल। ये तो नोटेशन आपने लिख ही लिए होंगे बगल में, यहाँ नहीं लिखे हो तो लिख लेना, एस वी सी एफ पी। तो पहला फॉर्मूला तो आपने सीख लिया था, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू, और ये फॉर्मूला प्रायोरिटी बेसिस पे लगाया जाता है। मतलब अगर कहीं ये फॉर्मूला लग रहा होगा तो कोई और फॉर्मूला गलती से भी नहीं लगाना है। जब ये फॉर्मूला नहीं लग पाता किसी सवाल में, सेल नहीं दे रखी है, कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखी, कंट्रीब्यूशन तुम निकाल पाओ, तब जहां जिस सवाल में ये फॉर्मूला नहीं लग पाता तो फिर अन्य फॉर्मूले हैं उनकी मदद से हम लोग सवाल को लगाते हैं। दूसरा फॉर्मूला भी सीख लिया है आपने बातों बातों में। जब पीवी और वीसी का सम 100 होता था, तो अगर मान लो वीसी परसेंटेज आपको सवाल में दे रखा है 60%, तो 100 से घटा दोगे पीवी कितना आ जाएगा, 40। बिल्कुल सही बात, ये भी आपने बातों बातों में सीख रखा है। ये कहाँ का, हाँ कहाँ का है, हाँ हाँ चलो बाद में लगा देते, तब कोई जरूरत तो नहीं ना उसकी। ठीक। तो पीवी रेशियो के ये दो फॉर्मूले हो गए। तीसरा फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले तो बस लिखे हैं, पढ़ तो ऊपर चुके ही हैं, जबरदस्ती लिखने वाला काम किया है बस, जैसे सारे फॉर्मूले एक जगह हो जाए बस, बाकी दो फॉर्मूले तो ऊपर ही सीख चुके हो। तीसरा फॉर्मूला, डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा एस इंटू 100। मैथ में इसको डेल्टा कहा जाता है। तो डेल्टा का मतलब, इसका मतलब होता है चेंज इन, यानी फॉर्मूला बन गया चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल इनटू 100। तो जहां पे दो पीरियड का डेटा दे रखा होगा, जैसे 1 सेकंड के लिए आपको दिखाते हैं, जिन सवालों में इसे 2-2 साल का डेटा दे देगा, ईयर 1 में ऐसा, ईयर 2 में ऐसा, तो आपको सेल दे रखा होता, प्रॉफिट दे रखा होता है, तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगा के आप पीवी रेशियो निकाल पाओगे। तो तीसरा फॉर्मूला हो गया क्या, डेल्टा प्रॉफिट यानी चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इनटू, दो फॉर्मूले और होते हैं, अभी नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे। तो हमें आते हैं, ऐसा नहीं कि आते नहीं, लेकिन बाद में बताएंगे। अभी कहीं और से बन के आएंगे ना तो जबरदस्ती याद नहीं करना पड़ेगा, अभी लिख देंगे जबरदस्ती तुम्हारे पास लोड आएगा ये भी याद करें, जबकि किसी और फॉर्मूले से निकल के आ जाते हैं फर्जी में। जब वो वाला फॉर्मूला असली वाला देख लेंगे तो निकाल अपने आप ही लेंगे, लिखने वाला काम कर लेंगे खाना पूर्ति। वरना असली में यही 3 फॉर्मूले, दो फॉर्मूले नकली हैं, कहीं और से बन के आते हैं। अभी बताएंगे कैसे बना, तो स्पेस थोड़ा सा छोड़ देना कि दो फॉर्मूले हम और लिख पाए। तो पीवी रेशियो के ये 3 फॉर्मूले समझ में आ गए, पक्का। ठीक है, इसको उधर कर दो, डाल दो बस, ये ले लो। अब आओ, 1-2 सवाल में केवल पीवी रेशियो आपको निकलवा रहे हैं, अबे लिखना कुछ नहीं, सिर्फ समझो दिमाग में बस, कि मतलब जो फॉर्मूले सीखे हैं वो यहाँ उसी ढंग से अप्लाई हो रहे कि नहीं अप्लाई हो रहे, बस ये देख लो तुम। बाकी अभी नोट करवा देंगे, क्योंकि अभी पूरा सवाल करा ही नहीं रहे, इस सवाल का एक पार्ट करा रहे हैं कि पीवी रेशियो निकालना तुम्हें आ जाए, सवाल में कैसे अप्लाई हो रहा है वो देख लो बस। तो इस सवाल में अगर पीवी रेशियो निकालना होता, अभी कुछ भी लिखना नहीं, लिखने का पर्याप्त आपको समय दिया जाएगा, फिर आराम से नोट कर लेना, केवल समझना है।
तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे डेल्टा प्रॉफिट डिवाइड बाई डेल्टा सेल इनटू 100। प्रॉफिट का डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा 20,000। सेल्स का डिफरेंस निकालें कितना आएगा, पीवी रेशियो कितना हो गया 20% का। अभी कुछ भी नहीं लिखना है। इस सवाल में अगर मान लो पीवी रेशियो निकालना होता तो पीवी रेशियो का यही वाला फॉर्मूला लगा देते, डेल्टा पी डेल्टा एस इंटू 100। प्रॉफिट का डिफरेंस अगर निकाले तो 5,000 आ रहा है, सेल्स का डिफरेंस निकाले तो 20,000 आ रहा है, इंटू 100 करें। कोई समस्या? फिक्स कॉस्ट का भी फॉर्मूला भी आपने लिखा है, फॉर्मूले कॉपी खोल के रखो। फिक्स कॉस्ट का आपने फॉर्मूला लिखा था सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, लिखा था। अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो सेल तो दो दो दे रखी है यहाँ, किसी से भी निकाल सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिसकी सेल लिखना प्रॉफिट भी उसी का लिखना। ऐसा ना हो कहे तो भैया चलो सेल इनकी ले रहे तो उनके साथ पछतावा ना हो जाए तो इनका प्रॉफिट ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना होता। जिसकी सेल उसका प्रॉफिट, रिजल्ट विल बी ऑलवेज सेम। तो अगर आपने सेल यहाँ 1.5 लाख लिखी है तो पीवी रेशियो आपका 25% आ चुका है, तो आप प्रॉफिट माइनस करोगे 20,000 रुपए। और चाहो तो आप 170 पे भी निकाल के चेक कर लो, यही आएगा। फिर 170 इंटू 25% करते, प्रॉफिट माइनस करते 25,000 का, फिक्स कॉस्ट सेम निकल के आती कितनी 17,500। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी आपको ब्रेक इवन फॉर्मूला लिखवाया नहीं है, लेकिन फॉर्मूला आपको बता दिया था। क्या फॉर्मूला था उसका? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब वही आगे समझना है हम लोग को। तो अभी आपने फॉर्मूले सीखे किसके बेटा? पीवी रेशियो के, जिसमें आपको 3 फॉर्मूले सिखाए गए हैं, आगे और सिखाए जाएंगे। अगला टॉपिक डालो यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट शॉर्टकट में इसको हम लोग बीईपी कहते हैं, बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक डालना है इसमें आपको ब्रेक इवन पॉइंट का। पीवी रेशियो में 2 फॉर्मूले का स्पेस छोड़ देना, लिखना है भी बाद में। तो अगला टॉपिक आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट के कई सारे फॉर्मूले हैं, वैसे 2 ही फॉर्मूले, सिर्फ 2, जिसमें से एक फॉर्मूला भी बातों बातों में आपने सीख भी लिया था। ठीक है, अब देखो बेटा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी निकाला जाता है और ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में भी निकाला जाता है। जैसे समोसे बनाने वाला कह दे कि बेटा 50,000 समोसे बेच डालो, तुम्हारा लॉस नहीं होगा। भाई ब्रेक इवन पॉइंट क्यों निकालता है आदमी? जिससे ये तय कर पाए कि यार इतने समोसे अगर बेच दूं तो मेरा लॉस नहीं होगा, इससे ऊपर बेचेंगे तो फायदा है, इससे कम बेचेंगे तो घाटा है। इस पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो हर आदमी निकालता है, हर बिजनेसमैन निकालता है, हम लोग भी निकालते हैं यार इतने बच्चे आ जाए जिससे अपना लॉस में ना रहे। ठीक है, वही चीज है। तो इसको भी क्वांटिटी के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। समोसे बनाने वाला भी ये कह सकता है कि 50,000 समोसे बेचे तो हम ब्रेक इवन हो जाएगा, या फिर एक समोसा 10 रुपए का मिलता है तो ये कह सकता है कि 5 लाख रुपए के समोसे बिक जाएं तो हम ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट तो दोनों है, एक हो गया यूनिट के फॉर्म में और एक हो गया वैल्यू यानी कि अमाउंट के फॉर्म। तो दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है। यूनिट के फॉर्म में निकालना होगा तो फॉर्मूला लगेगा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर यही चीज आपको निकालनी है किसमें, अमाउंट के फॉर्म में, यानी कि रुपीस के फॉर्म में, यही चीज अगर हमें निकालनी है किसके फॉर्म में, अमाउंट के फॉर्म में, तो कुछ नहीं करना है आपको, कंट्रीब्यूशन की जगह पे कंट्रीब्यूशन का रेशियो लिखना है, यानी कि पीवी रेशियो लिखना है, पीवीआर, ठीक है, पीवी रेशियो लिख देना है बस। तो फॉर्मूला वही है, अगर कंट्रीब्यूशन का यूनिट का कंट्रीब्यूशन लिखते हैं तो आंसर यूनिट में आएगा, यूनिट का कंट्रीब्यूशन लिखोगे तो आंसर यूनिट में आएगा, और रेशियो में कंट्रीब्यूशन लिखोगे तो अमाउंट में आंसर आ जाएगा। असली में यही दो फॉर्मूले, ठीक है, असली में सिर्फ यही दो फॉर्मूले, बाकी नकली वाले 3-4 फॉर्मूले और बनेंगे अभी, वो आगे देखेंगे हम, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है जहां पे आप इसकी मदद से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट आपको अमाउंट वाला कैलकुलेट करना हो और आप ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट वाला ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, तो ऐसे को बस सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ सकता है अमाउंट वाला। ये इंटरचेंज हो जाते हैं, यूनिट वाले ब्रेक इवन पॉइंट में सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट वाले में सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वाला ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। और कभी कभी कहेगा सवाल कि ब्रेक इवन पॉइंट का भी क्या निकालो, आप परसेंटेज निकालो, रेशियो निकालो। तो अभी आपको सिंपल भाषा में बता ही दिया था कि जिसका भी परसेंटेज निकालना होता है वो ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं सेल, इनटू करते हैं 100। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट और सेल लिखनी हो किसके फॉर्म में लिखनी है, यूनिट के फॉर्म में लिखनी है या अमाउंट के फॉर्म में लिखनी है। तो किसी फॉर्म में लिख सकते हो, फॉर्मूला वही रहेगा, बस ये ध्यान रखना है कि अगर ये यूनिट में लिखा है तो ये भी यूनिट में लिखें, ये अमाउंट में लिखा है तो ये भी अमाउंट में लिखें, फॉर्मूला वही लग जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट के क्या बन गए, यहाँ पे फॉर्मूले बन गए। चलिए बहुत अच्छी बात है। इस सवाल में अगर 7th वाले की बात करें तो पीवी रेशियो कह रहा था, पीवी रेशियो निकाल दिया, ब्रेक इवन कह रहा था, ब्रेक इवन भी नहीं निकाला है, निकाल देते हैं। अब इस सवाल में तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का दे नहीं रखा है, ना निकल सकता है, तो फिर इसका मतलब रुपीज में ही ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज वाला निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला बनेगा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट निकल चुकी है 17,500, पीवी रेशियो निकल चुका है 25% का, कितना आ गया, ये आ गया आपका 70,000 रुपीज। कोई दिक्कत बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। समझ लो, एक एक चीज एक एक फॉर्मूले पे डिपेंड कर रही है, तो टॉपिक आपको वेरियस समझने पड़ेंगे तब सीधा सवाल खुल पाएगा। तो यहाँ तक की गणित आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि पीवी रेशियो कैसे निकाला जाता है, उसके क्या क्या विभिन्न फॉर्मूले होते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद एक और टॉपिक खुल रहा है, टॉपिक पे टॉपिक है इसमें। अगला टॉपिक है इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगला टॉपिक क्या है हमारा, मार्जिन ऑफ, मार्जिन का मतलब समझते हो, प्रॉफिट कह सकते हो, या मार्जिन का मतलब एक्स्ट्रा होता है। मार्जिन का मतलब समझे तो कहते हैं एक्स्ट्रा, थोड़ा एडिशनल, करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा लेके चलते हो, थोड़ा सा मार्जिन लेके चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताया था कि मान लो कोई टेलर है, ठीक है, और मान लो पीयूष गए कि सर हमारी शर्ट सिल दो, टेलर साहब से कह रहे हैं कि हमारी शर्ट सिल दो, तो नापेगा इनका अपना, पहले नापेगा कितने बड़े हाथ है, कितने मोटे हैं, सब अपना नाप ऊप लेगा, फिर अपना कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेट करने के बाद उसका अगर मान लो आया होगा कपड़ा 2.3 मीटर, तो इनसे नहीं कहता 2.3 लेके आओ, कहेगा 2.5 लेके आओ, 2.5 मीटर लेके आओ। समझ रहे हो, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा रखना चाहता है कि काटने वाटने में कहीं कुछ गलत हो जाए तो थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा रहे, जिससे हम उसको जोड़ ओड़ के अपना बना के दे दें इनको। तो थोड़ा सा आदमी एक्स्ट्रा लेके चलता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन का मतलब होता है समथिंग एक्स्ट्रा। तो देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है समझो,
जैसे समोसे बनाने वाले के कितने समोसे आए थे ब्रेक इवन पॉइंट में, 50,000 समोसा, और रियलिटी में मान लो इस महीने वो 60,000 समोसा बेच ले, तो 50,000 समोसा क्या था उसका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितना आपने बेचा है उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि भाई 60,000 समोसा बेचा, अगली बार अगर 10,000 समोसे कम भी बिके तो भी हम घाटे में नहीं जाएंगे, 60 से करके 50 में आएंगे, और 50 पे तो अपना लॉस नहीं होता है। तो जितना ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर की सेल कर पाते हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो एक तो इसका डेफिनेशन से फॉर्मूला बन गया, एमओएस मींस सेल्स ओवर एंड अबव ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट से जो ऊपर वाली सेल होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो एक फॉर्मूला तो इस डेफिनेशन से बन रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्चुअल सेल और माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बन गया सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। दूसरा फॉर्मूला, अगर देखो ये वाला जो पहला फॉर्मूला है वो यूनिट के फॉर्म में भी लगा सकते हो, रुपीस के फॉर्म में भी लगा सकते हो। अगर आपने ये यूनिट में लिखा, ये यूनिट में लिखा, तो इसका आंसर किस में आएगा, यूनिट में आएगा। ये पैसे में लिखा, ये पैसे में लिखा, तो इसका आंसर किस में आएगा, अमाउंट में आ जाएगा। तो दोनों में चलेगा। वरना अगर आपको एमओएस यूनिट में चाहिए तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला देखो कितना सुंदर है, फॉर्मूला यही वाला है, बस फिक्स कॉस्ट काट के प्रॉफिट लिख देना, समझ लो। तो यानी अगर यूनिट में निकालना तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर आपको निकालना किस में है, अमाउंट में, तो फॉर्मूला बन जाएगा प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। और इंटरचेंज फॉर्मूला तो रहेगा ही रहेगा। इंटरचेंज फॉर्मूला भी कॉमन है, बहुत ध्यान से इधर देखो बेटा बोर्ड पे, जिस चीज का भी आंसर यूनिट में आ जाए उसमें सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आपको अमाउंट में मिल जाएगी। यानी यही लॉजिक यहां भी लगेगा कि अगर मैं एमओएस यूनिट में पहले कैलकुलेट कर चुका हूं तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, सेलिंग प्राइस से, तो क्या आ जाएगा, एमओएस आ जाएगा अमाउंट के फॉर्म में। और कभी कभी सवाल कहेगा कि एमओएस का बेटा परसेंटेज निकालो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एमओएस डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100, एमओएस डिवाइड बाई सेल इंटू 100। तो इस चैप्टर में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन धीमे धीमे करके याद हो जाएंगी, इतनी टेंशन की बात नहीं। धीमे धीमे करके याद हो जाएंगी, इतनी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं।